आज लंदन में कासिम फरीद की रहायशगाह पर उनकी याद में एक डिनर मुनक्कद किया गया था, जिसमें अज़ीज़-ओ-अक़ारिब सियाह लिबास पहने शिरकत करने आ रहे थे। लेकिन ये शौक़ सिर्फ एक घर का शौक़ था। इनसे कई हज़ार मील दूर लाहौर की एक मुबीन मंजिल नामी घर में माहौल मुख्तलिफ था। वहाँ शादी के फंक्शन पर जाने से पहले वाली अफरा-तफरी मची थी। लॉन्ज के तख्त पर हूरे जहाँ बेगम बैठी थी। वो हाल के मुकाबले में कदरे कम फ़रेबा थी और चेहरा ज़्यादातर तरोताज़ा था। कामदार कास्नी लिबास पहने बालों की चोटी बनाती, साथ साथ ऊंची आवाज़ में मुलाजिमा को हदायत दे रही थी। सोगरा, हमें शादी पर देर हो रही है, करेले फ्राई करके रखे हैं, फ्रिज में रख देना और पौधों को पानी लाजमी देना। उफ़ माँ, आपकी तकरीर ख़त्म हो तो मैं लाइन लगा लूँ आपको। आंखें बंद करें। उनके सामने खड़ी माही डपट के बोली। एक हाथ कमर पर रखे, दूसरे हाथ में आई लाइनर पकड़े वो झंझलाई हुई लग रही थी। वो 19-20 साल की एक प्यारी सी लड़की थी। बाप कट बाल, गदरन में भारी चोकर, कानों में झुमके, कानदार लिबास और कलाइयों में सोने के भारी कंगन और चूड़ियाँ। पहली नज़र में मालूम हो जाता था कि इसकी शादी को कुछ अरसा ही गुजरा है। अच्छा माँ ने आंखें बंद की और जैसे ही इन पर झुकी और लाइनर की एक लकीर खींचनी शुरू की, माँ ने पट से आंखें खोली। ओहो सोहरा, चूल्हा बंद कर दो, चाय उबल गई होगी। माही का हाथ फिसला और लाइनर उनकी आँख के किनारे पर लग गया। उफ़, वो दांत पीसती हुई सीधी। मैं नहीं लगा रही, आप तकरीर करने पहले। कटाक से लाइनर की कैप चढ़ाई और सामने सोफे पर बैठ गई, हफ्की से सीने पर बाजू लपेट लिए। अच्छा मेरी बेटी, अब नहीं बोलती वापस, उन्होंने प्यार से पुकारा। लेकिन माही ने हूँ हाँ कह के रुख मोड़ लिया। उसकी माँ से दिन में 3-4 लड़ाइयाँ हंसते खेलती ही हो जाती थीं। अच्छा माला को देखा, ओह क्या वो आएगी? माँ को उसकी नाराज़गी की परवाह ही नहीं थी। माही ने हफ्की से घूरा और ना चाहते हुए उठी। माला अपने कमरे में थी और वह अब उससे कोई तीसरी दफ़ा पूछने जा रही थी कि क्या वो शादी में शिरकत करेगी या हमेशा की तरह इनकार कर देगी। माला अपने कमरे में ही थी। बेड पर बहुत से कागज़ फैलाए, लैपटॉप 2 तकियों के ऊपर रखे वो सोचती कुछ टाइप कर रही थी। वो 22-23 वर्ष की खूबसूरत लड़की थी। बाल छोटे थे और बदिक्कत कंधों को छूते थे। आंखें होरे जहाँ जैसी सब्ज़ी और हाँ, उसके दोनों रुखसारों पर बहुत से गुलाबी दाने निकले थे। उससे शदीद एक्ने हो रही थी। माही ने धाड़ से दरवाज़ा खोला तो वो चौंकी। चेहरा मोड़ के उसे देखा। माला, तुम हमारे साथ जा रही हो या नहीं? मैंने क्या करना है शादी में जाके? तुम लोग जाओ, मज़े करो। अपने अज़ली ठंडे अंदाज में बोली और स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो होगी। माही के अब्रू सोचने वाले अंदाज में इकट्ठे हुए। वो इसके बैठ के करीब आई और कंधे के ऊपर से लैपटॉप स्क्रीन को देखा। तुम क्या कर रही हो? वो मेरा क्लास फेलो है ना ज़हीर, उसने मुझे अपना बिजनेस प्लान भेजा है। मगर तुमने तो उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। हाँ बाबा, मैं नहीं कर रही उसके साथ काम। मैं सिर्फ उसका प्लान देख के सोच रही हूँ कि अगर मैं इस खंडर इमारत की मालिक होती जिसे वो रेस्टोरेंट में तब्दील करना चाहता है तो मैं क्या करती हूँ। बैकग्राउंड से टेक लगाई, पेन थोड़ी पर रख के कह रही थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भरी चमक थी। माही हल्की सी मुस्कुराई। मैं बताती हूँ क्या करो। इस इमारत को नए सिरे से रेनोवेट करो, डेकोर करो, इसका नक्शा ही बदल दो। मैं जिस दिन आबाद के साथ कनाडा शिफ्ट हुई ना, मैंने उसके बोसीदा अपार्टमेंट को तब्दील कर देना है। माही और माही के अपने घर से जाने के ख्वाब। मेरी बहन, सिर्फ रेनोवेशन करने से रेस्टोरेंट कामयाब नहीं हो जाते। हर तब्दीली की कोई कहानी होती है और अगर ना हुई तो कहानी बनानी पड़ती है। अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो इस कहानी को बेचने का फान जाता है। फिर स्क्रीन को देखा। एक आइडिया है मेरे जहन में, लेकिन तुम इस ज़हीर को फ्री में आइडिया नहीं दोगी मुझे ना। वो बड़ा 2 नंबर लगता है वैसे। माला ने मुस्कुरा कर उसे देखा और अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। तुम जाके शादी का जरदा खाओ जाओ। माही ने हूँ हाँ कह के पाँव झटके और बाहर निकल आई। आपकी शहजादी को कोई नया बिजनेस आइडिया सूझा है? वो नहीं आ रही। माँ के सामने आकर उसने लाइटनर्स उठाया और फिर वार्निंग दी। अगर आप अपने आंखों खोली तो अल्लाह की कसम चेहरे पर ऐसे नक्शो नगार बनाऊँ कि कबीरा ताई का दिल खुश हो जाएगा। माँ ने झुककर अपनी चप्पल उतारी तो उसने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा। अच्छा लगा रही हूँ। बदिक्कत लाइनर वाला मरहला मुकम्मल हुआ। माँ ने फ़ौरन से आंखें खोली और इसे अपने सर से टलने का इशारा किया। फिर पर्स से अपनी इकलौती लिपस्टिक निकाल ली और छोटे आईने को हाथ में पकड़ कर लिपस्टिक लगाने लगी। हूरे जहाँ बेगम का मेकअप बस इतना ही होता था। वैसे अगले हफ्ते अमेरिका जा रही हूँ। पीछे आपका माला के साथ कैसे गुजारा होगा? वो सारा दिन किताबों में सर्दी कमरे में बैठी रहेगी। अब तो बोर हो जाएंगे। वो वाकई फिक्रमंद थी। माँ ने नाक से मुखी उड़ाई। तेरी माँ को फ़र्क नहीं पड़ता। शाबाश मेरे कांटे ला। रखे तो है सामने ये पर्पल वाले। उफ़ माँ, ये पर्पल नहीं है, लाइलेकासनी है। आप मुझे आज भी बता ही दें, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है? माही ने माथे को छुआ। माँ ने साथ रखा पर जोर से उसकी तरफ दे मारा। उसने पर वक्त सर पीछे कर लिया और हंसते हुए बोली, सोच रही हूँ अमेरिका से आपके लिए नज़र तेज करने वाली दुआ लो। सीढ़ियों से नीचे आते मोइन ने उसका आखिरी फिक्र सुन लिया। बस माही को आजकल बहाना चाहिए बार बार हमें याद करवाने का अमेरिका जा रही है। पेंडू चले हैं न्यूयॉर्क। उस बात पर मबीना के सर पर लगी तुरंत पर बची। अपने ससुराल में एक शादी अटेंड करने जा रही हूँ। पहली बहू हूँ खानदान की, सब मेरे आगे पीछे होंगे, हाँ जूते लेकर। वो ऐसा तो माही ने गुस्से से उसे देखा। तुम जैसे को मैंने अमेरिका जाके शॉपिंग के वक्त बिल्कुल याद नहीं रखना। औकात तो तुम्हारी
$1 स्टोर वाली है, वहीं से $2 के शैम्पू उठा लाओगी हमारे सारे अमेरिकी रिश्तेदारों की तरह। वो उसे चढ़ाने से बाज नहीं आया था। और तुम कोई सारी उम्र के लिए नहीं जा रही, 2 माह के लिए जा रही हो, वापस तुम्हें हमारे पास ही आना है। फिर उसने गौर से माँ बहन की तैयारी देखी। आप दोनों दुल्हनें बनकर कहाँ जा रही हैं? बख्तबी की बेटी की शादी में। चलो जी, गरीब लोगों की शादी है, इतना ड्रेसअप क्यों हो रही है जैसे। लेकिन हुर्रे जहाँ उनकी बेटी ने मोई का फिक्र मुकम्मल नहीं होने दिया। दोनों के चेहरे सुर्ख हुए और आस्तीनें चढ़ा ली। कोई अमीर गरीब नहीं होता, खुशी सबकी बराबर होती है। दिल से शिरकत करनी चाहिए, आइंदा की बात ना कहना। दोनों एक साथ उस पर हमलावर हुई थी। मोइन ने जल्दी से हाथ खड़े कर दिया। ओहो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जाए जाए फैशन शो में, मुझे क्या। दोनों माँ बेटी ने हूँ हाँ कहकर उसे घूरा और वापस अपनी तैयारी में मगन हो गई, जैसे अभी कसर रह गई। थोड़ी देर बाद बाहर से आती आवाज़ें बंद होगी। माही और माँ जा चुकी थी। माला ने लैपटॉप रखा और गर्दन दाएं बाएं स्ट्रेच की, जैसे थाकी। फिर बिस्तर से उठी और स्लीपर पैरों में घसीटे। वो सादा लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस थी। गर्दन में किसी सूट का दुपट्टा मफलर की तरह डाला था। चेहरा मेकअप से खाली था और बाल शायद सुबह के बाद ब्रश नहीं किए थे। पौनी उठाते हुए बाहर निकली और छोटे बाल दूसरे हाथ में कटे किए, फिर पौनी इन पर कस कर लपेटते हुए किचन में आई। सिंक के ऊपर बनी खिड़की से बाहर पौधों की कटिंग करती सुगरा दिखाई दे रही थी। वो वहीं काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पर बैठ गई, थोड़ी मुट्ठी पर जमाई और बाहर नजर आते लहराते पौधों को देखने लगी। माँ ने भी क्या शो पा रखे हैं। सारे घर को पौधों से भर रखा था। न जाने इन्हें क्या मिलता था, इनका इतना ख्याल रखे। माला का तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब्ज़ी को देखते ही उसने लम्हे भर के लिए आंखें बंद की। जैसी बसारत अंधेर हुई, ज़हन के पर्दे पर बहुत से वाक़यात बनने लगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है। यूनिवर्सिटी से फारूक तहसील हुए इसके क्लास फेलोज़ का ग्रुप लंच पे इकट्ठा हुआ था। सब खाना डालने के लिए उठ उठ के बुफे टेबल की तरफ जा रहे थे। वो भी जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन ज़हीर ने उसे रोका। माला, तुमसे एक बात करनी है। ज़हीर इस ज़माने में काफ़ी दुबला पतला हुआ करता था। अमीर बाप का बेटा था। उसको सब मालूम था कि और सबको मालूम था कि उसका मुस्तकबिल रोशन है। उसे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की तरह स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वापस इस्लामाबाद जाएगा और अपने बाप का फैला हुआ कारोबार संभालेगा। क्या बात है। उसने ताज्जुब से ज़हीर को देखा। रेस्टोरेंट की जर्द रोशनियों में उसका एक्ने ज़्यादा चेहरा गुलाबी लग रहा था। वो छोटे बालों को हाफ कैचर में बांधे हुए थी और सादा सा सब्ज आंखें सवालिया अंदाज में ज़हीर पर जमी थी। जीन्स के ऊपर लंबा कुर्ता, गर्दन में लिपटा रंग बिरंगा स्कार्फ, पैरों में पहने फ्लैट जूते। मेकअप या ज्वेलरी का नामो निशान रखना था। मेरे अब्बू ने इस्लामाबाद में एक पुराना रेस्टोरेंट खरीदा। वो चाहते हैं कि मैं इसको रेनोवेट कर के चालू करूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। मैं मालिस ने तभी से सीने पर उंगली रखी। मगर मुझे तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कोई तजर्बा नहीं है। तुम ज़हीन हो, फिर तुम्हें हमेशा नए आइडियाज़ आते हैं। इतने साल से ग्रुप प्रोजेक्ट्स में देख रहा हूँ, वो दबी आवाज़ में कह रहा था। साथ ही इतिहास इधर भी देख लेता। दूसरे क्लास फेलोज दूर बफे टेबल के गिर्द खड़े थे। यकीनन ज़हीर अभी अपने इरादे से किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अब वो जिस तरह का रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में बहुत है। मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है तो मेरा साथ हो दो, लेकिन मैं लाहौर से कैसे काम करूँगी। इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ। नहीं ज़हीर, उसने नरमी से माजरत की, मेरी माँ यहाँ है, फिर माही की भी शादी हो चुकी है, मैं घर नहीं छोड़ सकती। वो रुकी। क्या उसे ज़हीर की दूसरी वजह बता देनी चाहिए? शायद अभी नहीं। तुम मुझे इस प्लान से बाहर ही समझो। उसका जवाब हतमी था। ज़हीर को हैरत भी और मायूसी भी। सोच के जवाब देना यार, तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। उसे मुस्कुरा के सर दाएं बाएं हिलाया। मेरा जवाब यही रहेगा, मैं लाहौर नहीं छोड़ सकती। वो मंजर हवा में तहलील हो गया। माला ने आंखें खोली। खिड़की के उस पार देखते हुए पौधों के पत्ते हवा से झूम रहे थे। मुस्कुरा दे, लेकिन मुस्कुराहट कहाँ से आई थी। उसने फिर से आंखें बंद की। वो इस वजह को याद किया जो उस दिन ज़हीर को नहीं बता सकती थी। बंद आंखों के पीछे एक मंजर बनने लगा। माही और माला बिस्तर पर साथ साथ पैर ऊपर किए बैठी थी और माँ इनके सामने थी। एक टांग मोड़े, एक को लंबी किए, दुपट्टा सर पर जमा के कानों के पीछे से दरमियान में मूंगफली की ट्रे रखी थी। माँ मूंगफली को अंगूठे और उंगलियों से तोड़ती, अंदर से दाना निकालती है, खुद मुंह में डालती और दूसरा बेटियों को पकड़ा देती। हालांकि वो अपनी अपनी मूंगफली खुद भी निकाल रही थी। माही तो दांतों से तोड़ती जा रही थी। माला की रफ्तार अलबत्ता सुस्त थी। वो गौर से माँ की बात सुन रही थी। मैंने सप्रीन आपा से सोचने के लिए वक्त मांगा। सर झुका के मूंगफली को छिलके से अलग करते हुए माँ के चेहरे पर मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। अब तुम बताओ। माला सुहेल का अपना बिजनेस है, खुशक्ल है, शरीफ और खानदानी भी है। सबसे बड़ी बात, ट्रैवल बहुत करता है। कभी इस मुल्क जा रहा है, कभी इस मुल्क। माही ने जहर के लुकमा दिए। सफ़र करने के शौकीन माही, जो पहले ही अमेरिका जाने पर फूले नहीं समाई थी, उसकी खुशी दोगुनी हो गई। माला ने उसे कौन ही मारी। तुम चुप करो। उसे टोकर संजीदगी से माँ को देखा। आपने समरीन आंटी को बताया ना कि मैं शादी के बाद भी फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पर काम करना चाहती हूँ। हाँ बेटे, उनको कोई इतराज़ नहीं है। समरीन चाहती है कि सुहेल को हमारे घर ले आए, ताकि हम सब उससे और वो हमसे मिल ले। मैंने तो उसे उसके बचपन में ही आखिरी दफ़ा देखा था, मगर मैंने उसे इंस्टाग्राम पर अच्छा खासा स्टाइल निकाल लिया। माही ने मुस्कुरा के पलकें झपकाई तो माला बेख्तियार हंस दी।
माँ ने भी आ भर के उसे देखा। तुम नहीं सुधरोगी। सच्ची बात है, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ। इतना अमीर, ऊपर से हैंडसम और फिर मुल्क मुल्क फिरने वाला बंदा मेरा है। और मालो को भी दुनिया घूमने का शौक है, बस मेरी तरह वो इसका ऐलान नहीं करती। हाँ। माँ ने मूंगफली तोड़ के बढ़ाई और माहिर ने इससे पहले ही उचक ली। वो एक दफ़ा फिर हंस दी। उसका जवाब उसकी हंसी में छुपा था। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इनको बुला लें। सिमरन आंटी के बेटे की तस्वीर तो मैंने देख रही। अच्छा है, मुलाकात भी हो जाएगी। बजाय संजीदगी से कह रही थी, लेकिन चेहरे पर खुशी की एक अनोखी रमक थी। माँ उसको दुआ दे के उठ गई। कपड़े झाड़े, फिर अफसोस से फर्श पर गिरे छिलकों को देखा जो यकीनन माही के हाथों से पिसर रहे थे। अमेरिका जाके ये हरकतें ना करना, नाक कटवाओगी मेरी। इसी लम्हे मोइन ने चौकड़ से अंदर झाँका। इस उम्र में राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी करवा के आप क्या करेंगी हूरी जहाँ बेगम? बहुत सी अफसोस से पूछा। माँ ने खशमी निगाहों से सिर घुरा। आ मेरा बेटा, ज़रा अंदर आ, मैं तेरी डॉक्टरी निकालती हूँ। डॉक्टरी से याद आया मोहित, तुम डर्मा जल्दी अमराज में स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे? मेरी यकीन का इलाज मुफ्त में हो जाएगा। मूंगफली तोड़ते हुए मज़े से बोली तो मोहित ने ठंडी सांस ली। हाँ, सोच रहा हूँ डर्मा में चला जाऊँ। उसका मरीज ना मरता है ना ठीक होता है, पैसा ही पैसा होगा। माँ को जूते या हैंगर्स की तलाश में आगे पीछे मुड़ते देखकर वो वहाँ से खिसक गया। वो उसके पीछे चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, माही झट से उसकी तरफ पलटी। बहुत सी मूंगफली उछल के लिहाफ पे गई। ओह माला, वो इतना शानदार बंदा है। मैं तो अभी से तुम्हारी शादी के लिए एक्साइटेड हो गई। जो अपन धीरे से हंसती। थोड़ी सी एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, है ना? देखो कितना अच्छा हो गया। ये तो तुमने पढ़ाई मुकम्मल की और इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, और सबसे बड़ी बात वो ट्रैवल का शौकीन है। वो दोनों इस बात पे एक साथ हंसती। फिर माला ने चेहरा मोड़ा तो सामने रखे संगार में इसके आईने में अपना अक्स देखा। बस मैं इस एक्ने का बाकायदा इलाज करवाऊंगी। गर्दन दाएं बाएं घुमा के अपने गाल देखे। मोई दुरुस्त कहता था, डरमा के मरीज के चक्कर हर माह लगती है, और हर माह एक बड़ी रकम इसके इलाज के लिए नहीं निकाल सकती थी। शायद निकाल भी लेती अगर वो इसरार करती, मगर वो माँ से कभी कभी बोझ नहीं डालती थी। अलबत्ता अब शादी होनी थी तो ये करवाना लाजिम था। जहेज के दूसरे खर्चे में इनका खर्चा भी निकल आएगा। उसने आंखें खोली। अभी तक किचन काउंटर पर बैठी थी और सामने खड़ी खिड़की के उस पार मुलाजमा पौधों को पानी दिखाई दिखाई दे रही थी। मुस्कुराती दूसरी बहुत सी लड़की की तरह कशमाला ने भी अपने बहुत से ख्वाब और नातमाम हसरतें शादी के लिए बचा रखी थी। शादी होगी तो मैं यह करूँगी, क्योंकि शादी खुशी का दूसरा नाम था, और वो वाकई खुश थी। एक कच्चा पक्का सा मकान था जिसके कमरे में कतार बने थे। सहन में कनातें लगी थी। एक कोने में तख्ते रख के स्टेज बनाए गए थे जिस पर भड़कीले नारंगी सुर्ख लिबास वाली दुल्हन पीले सोने का जेवर पहने बैठी थी। दूसरे कोने में एक मोड़े पर बैठी दबंग सी औरत रेक पर झुकी छोटे प्लेट से चावल निकाल निकाल कर डिशेज में डाल रही थी। उसकी शलवार पर घुटने के करीब देख कर कालक लग चुकी थी, लेकिन वो इससे बेनियाज थी। बस खाना पूरा हो जाए जैसे ही वो एक डिश भरती, साथ खड़ी कोई लड़की से चकती और बाकी मेहमानों के सामने जाकर रख देती। ये एक सादा सी शादी का मंजर था। शहर में चारपाइयाँ भी थी और टेंट सर्विस की सुर्ख कुर्सियाँ भी। शादी में शरीक करीबन सभी औरतें एक जैसी थी। चमचम करता लिबास, गहरी लिपस्टिक और लाइनर्स, पीला जेवर, स्वाय हुर्रे जहाँ और माही के वो दोनों अपने कामदार लिबास और स्टाइल की वजह से इन सबसे मुमताज़ थी। हुर्रे जहाँ बेगम एक चारपाई पर बैठी थी, एक टांग मोड़े, एक सीधी लंबी के। बख्ती ने बहुत कहा कि वो इनके लिए हमसायों की बहू के जहेज का सोफा मंगा देती, लेकिन हुर्रे जहाँ ने सख्ती से मना कर दिया। बस करो बख्तू, सारी उम्र चरसद्दा में मैं चारपाइयों पे बैठे हैं हम, इसमें क्या है? वो आराम से इसी तक के पैर सहारे पे बैठ गई। माही भी साथ ही टिकी है। बख्त पी की तीसरी बेटी की शादी थी और माही ने इनकी हर शादी में शिरकत की थी, इसलिए वो सबको पहचानते थे। सब रिश्तेदार इन्हीं के जमा थे। तुम बख्त पी की भांजी हो ना जुलेखा? माही एक एक को नाम से पुकार कर पूछती थी। ये छोटी कोसर कितनी बड़ी हो गया? ओए, तुम स्कूल जाती हो, सारा दिन घर में अपनी माँ का सर खाती हो। आखिर कार को सिकुड़ा। सबने क्या कर गया? और तुमने बड़ा वजन कम किया हुआ है सकीना, लगता है तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हारी सास खा जाती है। माही ने शरारती आंखों से देख से खाना डालती औरत की तरफ इशारा किया तो सारी लड़कियां खिलखिला के हंसती। माँ ने उसको चुटकी काटी। बुरी बात, किसी के वजन का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, आपके वजन को उड़ा सकते? माही ने पलके झुकाए। माँ हूँ कह के बख्त बी की तरफ मुतवज्जो हो गया। लड़का कमाता भी है या ऐसे ही रिश्ता कर दिया? बख्तू नहीं नहीं कमाता है, अपनी मोबाइलों की दुकान है। बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अच्छे नसीब ही बनाता है। कुछ खुद भी आवाज़ उठानी पड़ती है। माँ संजीदगी से बोली। किसी ने टेंट सर्विस वालों की प्लास्टिक की प्लेटें सामने ला कर रखी। कोई बर्फ़ और पानी से बड़ा स्टील का जग ले आया। फिर छोटे स्लीम ने प्लास्टिक का सफ़ेद डोंगा सामने लाया। बहुत पतली और खूब लंबी चौड़ी रोटियां भी आ गई। खाने में मुर्गी का सालन था जिसमें बहुत सा तेल रह रहा था, मगर माही जानती थी कि पतली रोटी और ये मसालेदार सालन बहुत मज़ेदार होगा। तुम्हारी बड़ी बेटी नज़र नहीं है? माँ ने गौर से इतराफ़ में देखकर सवाल किया। बख्ती ने सर झटक दिया। उसके बंदे ने नहीं आने दिया। कहा भी था इस नकट्ठू को ना दो रिश्ता, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ सख्त बरम हुई। ताबान से कहो घर आ जाए, बल्कि मेरे पास ही आ जाए, इसकी मारे ना खाती रही। वो ताबा को अभी तक मारता है?
सालन डालती माही का हाथ रुक गया। पिछली दफ़ा जब वो मना के उससे घर ले गया था तो ना मानने की कसम उठाई थी। माँ ने गहरी सांस भरी। बस ज़ुबान बीवी और तशद्दुद करने वाला शौहर, ये कभी नहीं बदलते, इनको बदलना पड़ता है। माही को बात समझने में चंद मिनट लग गए। बाजी 3 बच्चों के बाद उसे कैसे छोड़े? गरीब औरत की तो किस्मत में ही मार खाना है। बेटी गरीब की हो या अमीर की, जब तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी मारे ही खाएगी। नहीं माँ, अमीरों तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो खड़े खड़े शोर को घर से निकाल देती है। अमीरों के ही मज़े, इसके सही मज़े। फिर वो साथ बैठी लड़कियों को देखकर तबसरा किया, इसीलिए मुझे अमीर लोग जहर रखते हैं। लड़कियाँ फिर से खिलखिला दी, आप खुद भी तो अमीर हो बाजी। वो सब बहुत सताई से उसे देख रही थी। दांत ना निकालो, तुम्हारे लिए मैं अमीर हूँ, मुझसे पूछो। उसने आ मरी, मेरे शौहर ने मेरे लिए अमेरिका का टिकट भेजा, लेकिन इकॉनमी क्लास यानी अल्फाज तलाशिए सबसे सस्ती सीट का टिकट भेजा। 3 जहाज़ बदल के अमेरिका पहुंचूंगी पैसे बचाने के लिए। इतना नहीं हुआ कि इससे कि महंगी सीट का टिकट भेज देना। इसे वही कलक कब से खाई जा रहा था, कंजूस आबाद। उसका तीसरा महीना चल रहा था। क्या था अगर वो बिज़नेस क्लास का टिकट भेज देता है, लेकिन नहीं, कंजूस ना होता। बाजी सारा जहाज़ एक साथ ही अमेरिका जाना है, सीट महंगी हुई है, सस्ती किसी ने लुकमा दी और फिर सब हंस दिए। माला बाजी नहीं आई। सलीम ने मुंह बसोर के पूछा, बेटे उनको कुछ काम था? माँ ने प्यासे उसे देखा। इस ज़माने में एक अमूमन छोटा सा लड़का हुआ करता था। माला बाजी कभी नहीं आती, इनको हमेशा काम होता है। सलीम मस्जिद खफा। खाना खाते ही माही चारपाई से उठ खड़ी हुई। चलो शाबाश, ढोलक लो, कोई गाना शाना गाओ। मैं चली गई ना तो मुझे याद करोगे तुम लोग। वो इन लोगों की शादी में हमेशा ढोलक मंगवा के इनके साथ टप्पे गाया करती थी। पल भर में नीचे सुर्ख कालीन पे सबकी महफिल लग गई। एक लड़की ढोलक लेकर बैठ गई और माही खुद भी अपने जूते उतार के इसी कालीन पे बैठ गई जहाँ अभी बहुत से जूतों के साथ चले थे। गानों और टप्पों की आवाज़ें गूंजने लगी और वो हंसते हुए इनके साथ सुर से सुर मनाने लगे। गरीब के साथ गरीब बन जाना उसने अपनी माँ से सीखा था। कासिम फरीद के घर का लॉन्ग रूम इस शाम मोमबत्तियों और फानूस की जर्द रोशनियों से रोशन था। पावर्ती मुलाजिम आगे पीछे फिरते सर्व करते दिखाई रहे थे। सियाल लिबास में मौजूद बहुत से मर्द खवातीन बारी बारी अंदर आ रहे थे। वो दोनों भाई दरवाजे पर खड़े थे। बीरबल घुंघराले बालों की लंबी पोनी बनाए सर झुकाए अफसरदा सा था। आने वालों को बस सर से के इस पास से जवाब दे देता था। उसके साथ खड़े माहिर का चेहरा बेताज होता। सफ़ेद शर्ट के स्या 3 पीस पहने, फ्रंट पॉकेट में नन्हा सा सफ़ेद गुलाब लगाए, बाल जेल से समेटे वो किसी रिपोर्ट की तरह खड़ा था। वो ताज़ीद करने वालों को महज सर के खम से जवाब दिया था। मालिक अलबत्ता चूँकि सबसे मुँह साफ़ा करता, उनका शुक्रिया अदा करता, उन्हें हाथ के इशारे से अंदर की तरफ बढ़ जाने का इशारा करता। मेहमान दरवाजे पर खड़े घर के 3 मर्दों से मिलकर अंदर चले आ रहे थे, जहाँ ज़ारीना उनका इस्तकबाल करती। वो स्याह स्कर्ट ब्लाउज़र में मलबूस थी, बाल स्याह जालीदार स्कार्फ से ढके थे। इनकी स्याह स्टाइलिटो हील्स की ठक ठक मेहमानों की सरगोशियों से बुलंद थी। वो मुलाजमीन को हदायत देते हुए तमाम इंतजाम संभाले हुए थी। उसकी दोनों बड़ी बहनें भी अपने शोहरों के साथ मौजूद थीं। माहिर फ़ोन पर कुछ देख रहा था जब मालिक ने करीब होकर सरगोशी की, माहिर कोई तमाशा मत करना। माहिर चौंका ना समझे से उसे देखा और फिर सामने एकदम जिस्म के सारे सब तन के मोबाइल वाला हाथ पहलू में जा गिरा। सामने से वो तीनों चले आ रहे थे, शम्स, राबेल और राबेल की उंगली थामे एक छोटी सी बच्ची जिसने सर पर सफ़ेद स्याह हेड तिरछा कर रखा हुआ था। माहिर प्लीज़ अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अपने बाप की बेइज्जती मत करवाना आज नहीं। मालिक ने दबी दबी से सरगोशी की। वो बाद होंठों से सांस लेता घूरती नज़रों से इन तीनों को देखता रहा। बच्ची सर झुकाई हुई थी। हेड के बायस उसका चेहरा नहीं देख सकता था, ना वो देखना चाहता था। उसने गनकियों से देखा। बीरबल का चेहरा खिल उठा। वो तेज़ी से इनके करीब गया, रुक के शम्स के साथ हाथ मिलाए। शम्स उसे अफसोस करने लगा, फिर वो अपनी माँ से गले मिला। रबी स्याह लिबास पहने हुई थी, सर पर स्याह सिल्क का स्कार्फ था, कानों में नन्हे हीरे थे। बीरबल से गले मिलते हुए उसने आंखें बंद कर ली। आंसू आँख से टपक कर गिरते बीरबल के कंधे में जज्ब होने लगे। माहिर फरीद को इन आंसुओं से अब फर्क नहीं पड़ता था। वो बीरबल को देख रहा था। वो माँ से मिलकर अब इस बच्ची के कदमों में झुका बैठा था, उसे गले लगा लगा के प्यार कर रहा था। बस वो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता था। बहुत से जज्बात उबल के अंदर से बाहर आने को बेताब थे। इससे पहले कि उसका हाथ किसी पर उठ जाए, वो तेज़ी से पलटा और सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। बहुत सी कदर उसकी तरफ मुड़, किसी ने आवाज़ें भी दी, लेकिन वो जीने फैलाता ऊपर चला गया। ऊपर खामोशी थी। बलाई मंजिल का लॉन्ग रूम माहिर के जेर इस्तेमाल रहता था। खिड़की के सामने 2 स्याह विंग चेयर ऐसे रखी थी कि इनका रुख बाहर की जानिब था। वो इनके दरमियान में आखड़ा हुआ खिड़की के पट खोल दी। ठंडी हवा तेज़ी से अंदर आई। उसने चंद गहरे सांस ली और फिर विंग चेयर पर बैठते हुए जेब से वाइट सिरसिल का पैक निकाला। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। सिगार लबों में दबाकर ज़रा नम किया, फिर लाइटर जलाया। दफ्तर हील की टिक टिक सुनाई दी। उसने मुड़ के नहीं देखा। वो सिगार लबों में दबाए घुमाते हुए से शोला दिखा रहा था। ज़रीना आहिस्ता से साथ वाली विंग चेयर पर आ बैठी। आज इनको बर्दाश्त कर लो प्लीज़। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। जालीदार स्कार्फ के हाले में उसका
न्यूडिड मेकअप ज़्यादा चेहरा फिक्रमंद लग रहा था। उसकी पलकें आज के मुकाबले में काफ़ी कम और होंठ बहुत पतले थे। सिर्फ तुम मुझे समझती थी ज़ारा, अब तुम भी ऐसे कहोगी? उसे जैसे धोखा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें समझती हूँ, वो जल्दी से बोली। तुम अपनी जगह दुरुस्त हो। उनकी ज़रूरत देखो, मेरे बाप के घर में इस आदमी और उसकी बेटी को लेकर आ गई। उसने पीछे टेक कर टांग पर टांग जमाई। सिगार का कश भरा बहुत सा धुआं लबों से बाहर निकला। उसकी महक सिगरेट के धुएं से मुख्तलिफ थी, मीठी और फ्लोट सी। वो बेशरम है और कुछ नहीं, लेकिन सारी सोसाइटी मधु है बाहर। बस तुम आज के दिन हलाल को बर्दाश्त कर लो, मैं इस हलाल को नहीं देख सकता। और तुम कहती हो बर्दाश्त करो? वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला। आर यू टॉकिंग अबाउट मी? सगार उंगलियों में रह गए। दोनों ने चौंक के गर्दनें मोड़ी। वो चौखट में खड़ी थी। माहिर ने बस एक नज़र देखा, जैसे सियाह फ्राक में कोई हौला सा वो। इससे पहले कि उसकी निगाह ठहरती, उसने निकाह ही मोड़ ली। निकालो इसको यहाँ से, कोफा से तभी आवाज़ में ज़ारा को मुखातिब किया। हलाल बच्चे, माहिर अब सेट है, हम नीचे चलते हैं। ज़रीना ज़बरदस्ती की खुश अखलाक़ी से कहती उठी। माहिर को किन अखियों से वो जाती दिखाई दी। अलबत्ता उसे वो दो आँखें अपनी पीठ पर बहुत वाज़ेह महसूस हुई थी। सकार वाला हाथ अब घुटने पर रखा था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? हद धर्म नाराज़ आवाज़, फिर छोटे कदमों की आहट। उसने खौफ से पहलू बदला। उसे महसूस हुआ था कि वो उसकी तरफ आ रही है। उसके सर में दर्द होने लगा। वो यकायक उसके सामने आ खड़ी। खिड़की और माहिर की आंखों के दरमियान हायल हो गई। उसने चेहरा मोड़ लिया। उसे नहीं देखना चाहता था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। माहिर ने रुख उसकी तरफ से मोड़ लिया। कि आंखों से वो देख सकता था कि वो हर दरमी से वहीं खड़ी है। ज़ारा को उसकी बहन आवाज़ें दे रही थी। किसी मुलाजिम ने किसी मेहमान पर कुछ गिरा दिया था और वो उफ करती वहाँ नीचे फ़ौरन भागी। लॉन्ग रूम में खामोशी छा गई। वो तिरछा बैठा खिड़की से बाहर देखता इस छोटे से होले के जाने का मुंतज़िर था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसने चौथी दफ़ा अपना सवाल दोहराया। नहीं, तुम नीचे जाओ। अब कि वो जब से बोला, सकार लबों के करीब किया। क्या वो एक बच्चे की मौजूदगी में स्मोक कर सकता था? उसके हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए। यहाँ लाल नाम का कोई और नहीं है। वो धीरे से साथ वाली व्हील चेयर पर आ बैठे। उसके पैर ज़मीन से ऊंची हवा में झूल रहे थे। क्या इस सिगरेट में ड्रग्स है? माहिर ने चौंक कर उसकी तरफ चेहरा मोड़ा। बिल्कुल एक बेख्तियार सी नज़र उस पर पड़ी। उसको पहली दफ़ा नहीं देख रहा था। उसने इसे पहले भी देख रखा था, तस्वीरों में, चंद एक दफ़ा सामने भी, जब वो माँ के साथ दस्तखत करवाने जाता था गुजरते हुए, लेकिन नज़र भर के कभी ना डाली। देखने के बावजूद नहीं देखा था। आज वो पहली दफ़ा निगाह में आई थी। वो ठहर सी गई थी। वो सफ़ेद और गुलाबी रंगत वाली एक छोटी सी लड़की थी, 6 साल की। उसने बिना आस्तीन के स्याह फ्रॉक पहन रखी थी। उसके घुंघराले बाल बहुत लंबे और शानों पर बिखरे थे। आंखें भूरी थी और उनकी पलकें लंबी और मुड़ी हुई थी। वो इन्हीं आंखों में सवाल ही उसे देख रही थी। वो इन आंखों को पहचानता था। कई बरस से वो इन आंखों को हर रोज़ आईने में देखता था। क्या लबों से आहिस्ता निकला, क्या आप ड्रग्स करते हैं? सिगार वाला सोफे के हाथ से नीचे गिर गया। नहीं, ये सिगार है। पापा कहते हैं आप ड्रग एडिक्ट हैं। क्या आप ड्रग एडिक्ट हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। साथ ही वो हाथों से अपने बाल बार पर पीछे गए थे। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका। बस एकटक उसको देखे गए। नीचे मेहमानों की आती आवाज़ें, फानूस की रोशनियाँ, मोमबत्तियों की महक, सब गायब हो गया। बस वो दोनों वीक चेयर्स पर आमने सामने बैठे थे। और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा मेरे बारे में? हलाल निशाना चुका दिए। बस यही। वो फिर वो रुकी, अब्रू इकट्ठे करके नाराज़गी से देखा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो अपना सवाल नहीं भूली थी। नहीं, बेख्तियार निकला। वो अब भी उसे देख रहा था। अब्रू इकट्ठे करने के अंदाज में उसको पहचानता था। हलाल ने गौर से उसे देखा। इस दफ़ा वो उसके नहीं से मुतमईन हो गई थी। बिगड़तन दाएं बाएं घुमाई। दीवार पर एक बड़ा फ़ोटो फ्रेम आवेजा था। इसमें कासफरी मुस्कुराए थे। क्या ये बीरबल की तरह आपके भी पापा थे? इसके पहलू में एकदम बहुत सी तकलीफ हुई। उसने चेहरा मोड़ लिया। खिड़की से नीचे लाल में लगी रोशनियाँ नजर आई थी। वो हमेशा मुझे कैंडी देते थे जब भी मैं यहाँ आती थी। वो एकदम चौंका, बेयकीनी से उसे देखा। फिर दिमाग ने फ़ौरन से इसकी बात को डिकोड किया। वो यकीनन उसकी गैर मौजूदगी में बीरबल के साथ आती होगी। उसके आला ज़रबाफ ने कभी इसको घर आने से नहीं रोका था। पहलू की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। क्या आप इसलिए अपसेट हैं क्योंकि आपके पापा चले गए हैं? वो अब हमदर्दी से उसे देख रही थी। वो इसी तरह बाहर देखता रहा। वो उसको मज़ीद नहीं देखना चाहता था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जाओ यहाँ से, आपके वो धीरे से बोला। मगर नीचे बीरबल है और वो मुझे तंग करता है। वो व्हील चेयर पर पीछे होकर आराम से बैठे। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। वो मुझे कहते हैं मेरे बात बहुत लंबे, वो इन्हें काट देगा। उसका लेजर रोहानसा हो गया। माहिर ने नज़र मोड़ उसके लंबे घुंघराले बालों को देखा। कहा कुछ नहीं। हिल्स की आवाज़ जीनों से ऊपर आती सुनाई दे रही। फिर ज़ारा की कोफ्त भरी पुकार। हलाल क्यों माहिर को तंग कर रही? चलो नीचे। आप के ज़रा डपट के बोली थी। माहिर ने पहलू बदला। कुछ था जो उसे बुरा लगा था, लेकिन उसने लब नहीं खोले। ओके। वो बदली से उठी, पैर नीचे उतारे। माहिर ने रुकी हुई सांस खारिज किया। वो चली जाएगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके करीब आ रही है। उससे पहले कि वो संभवतः उसके बाएं
ज़ैनब बाकर रुकी और आगे बढ़कर नरमी से उसके गाल को चूमा। बाय हल्का सा बोली और फिर दरवाजे की तरफ भाग गए। वो जहाँ था वहीं बैठा रह गया। सिगार वाला हाथ अभी तक नीचे गिरा था। कोई इतने बरस अपनी ही आंखों से कैसे नफरत कर सकता है। वो शॉपिंग मॉल की राहदारी में आगे बढ़ती जा रही थी। पैरों में गुलाबी तस्मों वाले जॉगर्स थे, बाल सी हुई पोनी में बंद थे, लंबा ढीला ढाला कुर्ता और गर्दन में लिपटा स्कार्फ। वो चेहरा घुमा घुमा के अतराफ में शॉप्स को भी देखती जा रही थी। शॉपिंग मॉल की रौनक अरूज पे थी। गालबन सेल्स लगी हुई थी। वो ज़हीर से मिलने आई थी। उसे अपना फैसला सुनाने फ़ोन पर साफ इनकार करना अच्छा नहीं लगा और इसलिए वो फ़ौरन फूड कोर्ट जा रही थी। दफ्तर उसके सफ़ेद जॉगर्स एक शॉप के सामने रुके। शीशे के दरवाज़ों के पार रोशनियों में नहाए जूतों के रैक्स नजर आए थे। वह धीरे धीरे चलती हुई शीशे की दीवार के पास रुकी। सामने सफ़ेद रंग के स्टाइलोस रखे थे, 4 इंच की लंबी हील्स वाले नाजुक जूते जो किसी सिंड्रेला के लिए बने थे। उसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। उंगलियों से शीशे की दीवार को छुआ। हील्स और उसकी उंगलियों के दरमियान बस 1 इंच मोटा शीशा था। पेनागाउन की कीमत पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली, हाथ नीचे गिरा दिया। इतनी महंगी हील्स वो अभी नहीं ले सकती थी, लेकिन कभी ना कभी वो ले लेगी जब वो एक बिजनेसमैन की बीवी होगी। वो दुनिया फिरेगी और हर मौके से बेहतरीन जूते इकट्ठे करेगी। मुस्कुरा के खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ के उसका दिल मुतमईन था। ज़हीर फूड कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। मेज़ पर शॉपिंग बैग्स भी थे और स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पी रहा था। उसे देखते ही गर्मजोशी से उठ खड़ा। मुझे खुशी है तुमने मेरी ऑफ़र के बारे में सोचा। ज़हीर पहले मेरी बात हम से सुनो। वो संजीदगी से कहती सामने बैठी। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। बेचारे ने इतने मान से कहा था और उसका मान तोड़ने जा रही है। ये मत कहना कि तुम इनकार करने जा रही हो। ज़हीर ने स्ट्रॉ लबों में दबाते हुए गौर से देखा। माल्या ने थूक निकला। किसी कसी हुई बोने वाला सर झुका दिया। इनकार करना उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। मेरी शादी हो रही है। चेहरा उठा के सब्ज़ आंखों से उसे देखा। ज़हीर ने गहरी सांस खारिज की। तुम दूसरी लड़की की तरह शादी के बाद घर बैठ चुकी। नहीं, मैं काम करती रहूँगी, लेकिन जिससे मेरी शादी हो रही है वो बहुत ट्रैवल करता है। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकूँगी। कौन सा कल शादी हो रही है। मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा हूँ। 1 साल काम कर लो, फिर देख लेंगे। मैं एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकती जो मेरी ज़िंदगी के अगले 5 साल के प्लान में शामिल ना हो। माला तुम मुझे मायूस कर रही हो। लड़कियाँ चाँद पे जा रही हैं, तुम्हें शादी की पड़ी है। मुस्कुरा दी। पहली बार नील आर्मस्ट्रांग के बाद कोई आज तक चाँद पे नहीं गया। दूसरी बार जो चाँद पे जाता है वो वहाँ रह नहीं जाता, उसे वापस घर आना होता है। फिर वो पीछे होकर बैठे हुए मुस्कुरा के शानिश का। और शादी सबको करनी होती है, मुझे भी करनी है। मैं कैरियर के पीछे अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान नहीं कर सकती। ज़हीर का दिल धीमा हुआ। ग्लास परे कर दिए जैसे मूड पिच गया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मेरी ऑफ़र अब भी टेबल पर मौजूद है। कतरे तवक्कुफ़ से वो कंगारा। एक दोस्त की हैसियत से तुम मुझे कोई आइडिया देना चाहोगी रेस्टोरेंट के लिए। सब आंखों वाली लड़की मुस्कुराई। तुम्हें क्यों लगता है मेरा आइडिया तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि तुम्हें नए आइडियाज़ और बिजनेस प्लान्स बनाने में बहुत अच्छी हो, और जिस चीज़ में हम अच्छे हों उसे कभी मुफ्त में नहीं करना चाहते। नरमी से उसे सब कुछ पावर करा दिया। वो गहरी सांस लेकर आ गया। चलो तुम्हारी शादी मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ। उठ के कॉफ़ी शॉप की जानब चला गया तो वो गर्दन मोड़ के यूं ही तराह में देखने लगी। करीब में एक फ्रीबा माइल औरत और उसकी नौजवान बेटी शॉपिंग बैग्स के ढेर उठाए आके जा रही थी। जिस तरह वो थके मांदे अंदाज में बार बार एक फेरिस को हाथ में नई चीज़ें गिनी थी, साफ मालूम होता था कि जहेज़ की शॉपिंग करी। कुछ दिन बाद यही उसकी भी ज़िंदगी हो गई। बस तब्दीली के लिए पूरे दिल से तैयार थी। उसे सफ़ेद और सिल्वर हिल्स फिर से याद आई। मुस्कुरा दी। एकदम से दुनिया ज़्यादा हसीन लगने लगी थी। वो एक सब्ज़ खाल से ढका वसी कत्ती अराजी था, जिसमें जगह जगह कुत्ते लगे थे। कच्ची पक्की कब्रों के ऊपर भी घास उगा था। गुजरगाह के करीब एक कच्ची कब्र थी जिसका खुतबा सफ़ेद रंग का था। उसके ऊपर कासिम फरीद लिखा था। माहिर इस वक्त उसके सामने पंजों के बल बैठा था। स्याह सूट में मलबूस, आंखों पर काले ग्लासेस पहने वो जेब से कुछ निकाल रहा था। ज़रीना उसके अकब में हाथ बांधे खड़ी थी। आज वो न्यू ड्रेनिंग के लिबास में सफ़ेद मनीकोट पहने हुए थी। हवा से उसके बाल उड़ उड़ के पीछे जा रहे थे। वो माहिर के हाथों में देख रही थी जो जेब से बाहर आए तो उनमें एक प्लास्टिक का पैकेट था। कासिम ताया के बीज। वो मुस्कुरा दी। वो भी आज़ादगी से मुझे अब्बा जब भी अपना माली नुकसान करके किसी इंसान का दिल खरीद लेते उसे बीजों का तोहफा देते और कहते जाके इन्हें बो दो, ये हमारी शनासाई की निशानी है। उसने बीज का पैकेट खोला और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें कब्र की कच्ची मिट्टी पर छिड़कने लगा। कितना शौक था ताया को पौधों का। उनके जाने के बाद से तुम्हारे घर के सारे पौधे मुरझा गए। माही ने धीरे से शानिश कहा। क्या करे ज़ारा, वक्त ही नहीं मिलता। सारे बीज छिड़क कर उसने खाली पैकेट वापस जेब में डाल दिया। ज़ारा ने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और आहिस्ता आहिस्ता कब्र के ऊपर पानी डालने लगी। वो हाथ से बीजों को दबाने लगा। ताया चाहते थे तुम सेटल हो जो शादी कर लो। ज़ारा ने लेजर सरसरिस्सा बनाया। अलबत्ता वह बगौर उसका चेहरा देख रही थी। वही करने लगा हूँ। वो इसी तरह नरमी से मिट्टी को दबाता रहा। बीज दफन हो रहे थे। सन ग्लासेस के बाहर आंखें
छुपी हुई थी। ज़ारा का पानी बरसाता हाथ रुक गया, आंखों में खुशगवार हैरत हो गई। कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। उसका ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी अच्छी सी लड़की से मिलवा सकती हूँ जो बीरबल ने मुझे मिलवाया है किसी से। वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो गया। उसकी ज़ारा की तरफ पूछती वो जहाँ थी वहीं रुकी। गोया पत्थर का मुजस्मा का कौन बदिक्कत आवाज़ निकली। बीरबल उनकी फैमिली को जानता है। उसका कहना है कि वो मैरिज मटेरियल है। हम एक दफ़ा मिले थे अब्बा की डेथ से पहले, और आज उसकी तरफ मुड़ते हुए माया ने कलाई पर बंदी करी थी। आज शाम हमने डिनर पर जाना है। फिर चेहरा उठा के उसे देखा तो ज़ारा ने जल्दी से चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। वो दोनों साथ साथ चलते हुए पत्थरों की गुजरगाह की तरफ बढ़ गए। कैसी है वो, एक मुलाकात में कहाँ मालूम होता है। क्यों, तुम्हारी पीपल स्किल की तो सब मुतारिफ है। ज़ारा ने उसकी नकलदारी वल्ला माहिर लोगों के बारे में गलत नहीं होता। बल का सांस दिया, मैं वाकई गलत नहीं होता, लेकिन ऐसे मामलात में थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अच्छी लगी तो कर लूँगा शादी, नहीं लगी तो कोई और सही। वो चलते हुए सादगी से कहा था। ज़ारा खामोशी से सुनेगी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो चुका था, बेतासुब। वो दोनों रफ्श में चलते दूर होते गए। खास पे फैली कब्रें तनहा रह गई। मुबीन मंजर में खानों की खुशबू हर तरफ फैली थी। किचन में वक्त भी और सुगरा कटिंग कर रही थी। चूल्हों पर भी कुछ चढ़ा था। माँ बेकरी आइटम्स नहीं लिया करती थी, सब कुछ घर में अपने हाथों से बना कर रखती थी। कुकिंग भी खुद करती और बाकी सब कटिंग वगैरह में उनकी मदद करते। इस वक्त अपने घर में खड़ी थी। वहाँ दो बिस्तर बिछे थे, एक माँ का था और दूसरा उनकी छोटी बहन का। माँ लोग 3 बहनें और एक भाई थे। मामू इस्लामाबाद में होते थे, बड़ी बहन सरवर जहाँ अमेरिका में होती, माँ ही इन्हीं की बहू बनी थी। अब बात इस वक्त कनाडा में ज़ेर तालीम था। ये छोटी बहन नूरे जहाँ मुबीन मंजिल में रहती थी। कब से, जब से माला ने होश संभाला था। माँ इस वक्त इनके पीछे खड़ी इनके बालों की कंघी कर रही थी। पीछे पे बैठी नूरे जहाँ खाला मौजूद थी और बचपन से इनके पास थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन चेहरा आज तक सफ़ेद गुलाबी था। बस मुस्कुराती रहती और ज़्यादा बात नहीं करती थी। इनका ज़हनी तवाज़ुन कई बरस हुए बिगड़ चुका था। कभी कभी वो रोने लग जाती और कभी कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती। माँ बहुत सब्र से इनके सारे नाज नखरे उठाती। नूर खाला का काम उन्होंने कभी बख्तबी के ज़िम्मे नहीं लगाया। माही अक्सर कहती कि बख्तबी को भी इनका काम करने दिया करे, आप अकेली थक जाती होंगी। लेकिन होरे जहाँ बेगम का कहना था कि उनकी बहनों पर बोझ नहीं है। आज उसकी खिदमत करेंगी तो कल को अल्लाह इन्हें खुद किसी भी मोहताजी से बचाएगा। माही को बड़ा अजीब सा लगता है, ना काबिल यकीन सा। इसकी इतनी एक्टिव चलती फिरती सबको सुपरवाइज करने वाली माँ हो ही नहीं सकता कि कभी बीमार पड़े। हर औलाद को अपनी माँ के बारे में यही लगता है। बहन के बाल बनाकर उन्होंने झुक कर उससे सरगोशी में कुछ कहा तो नूरे खाला मुस्कुराए सर हिला दी। फिर हुरे जहाँ बेगम वहाँ से हटे हुए तेज तेज कदमों से चलती बाहर रही। वक्त भी अक्सर इन्हें अपने बहन से सरगोशियाँ करते देखती थी। ना जाने वो इन्हें ऐसा क्या कहते थे कि मुस्कुरा देती। नूर खाला का दिमाग बच्चों के जैसा था, यकीनन कोई मासूम बात होगी। वक्त तुम कबाब फ्रीजर से निकाल के रखो और तुम इधर। उन्होंने दूसरी मुलाजमा को घूरा। कोने में जाले लगे हैं, मुझे नज़र आ गए। बीबी तुम्हें नहीं आए। और सलीम उठो, पौधों को पानी दो। सलीम आज के दिन भी आज अपने पौधे नहीं भूली। आवाज़ पर किचन की चौखट में खड़ी हुई जहाँ बेगम पट्टी माला को अपनी तरफ देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो गुलाबी रंग की लंबी कमीज और सफ़ेद चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कटे हुए बाल कंधों से ऊपर तक आते थे और खुले थे। धुला धुलाया चेहरा और मुस्कुराती सब्ज़ आंखें। उनके करीब आई तो उन्होंने प्यार से उसे देखा। मेरी बेटी तैयार हो गई है। पहले प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर अगले ही लम्हे लेजे को तमकाना बना ली। चलो आओ किचन में मेरी मदद करो, अपनी बहन को भी बुलाओ। मतलब मेरे रिश्ते वाले आ रहे और मैं ही काम करूँ। वो गहरी सांस भरती माही को बुलाने चली गई। उसे ख्याल आया कि उसने काफ़ी देर से माही को नहीं देखा। माही अपने कमरे में नहीं थी, वो मोहित के कमरे में थी और वो इस वक्त घर पर नहीं होता था। माला अंदर आई तो देखा बेड पर से टेक लगाई बैठी है, घुटनों के गिर्द बाजू पेटे पर सोच में गुम है। क्या हुआ तुम्हें, मेरी कमर में दर्द है। उसका मुंह डाक था। वो गलती से मैंने अब बाल को बताया था तो उसने खाला को बता दिया। तुम्हें पता है ना खाला लोग कितने वहमी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका ना जाऊँ, कहीं बेबी को कुछ ना हो जाए। वो चिड़चिड़ी हो रही थी। तुम अपने डॉक्टर से पूछ लो वो क्या कहती है। उसके पास से आज होके आई हूँ ना। वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, सफ़र कर सकती है। हाँ तो करो ना सफ़र। मगर वो रुकी जैसे मुतज़िबा। अगर बेबी को कुछ हुआ तो सब मुझे इल्ज़ाम देंगे कि मुझे अमेरिका जाने का शौक था वगैरह वगैरह। हालांकि मैं मरी नहीं जा रही अमेरिका जाने के लिए। बाद शादी के लिए खुद तो वापस शादी करके खुद तो वापस चला गया। मैं महीनों से यहाँ बैठी हूँ। अभी खुशी का मौका आया है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जो। उसने गीली आंखें रगड़ी। माला ने नरमी से उसके हाथ में कुछ नहीं होगा बेबी को, तुम आराम से सफ़र करो, शादी इंजॉय करो, खाला की तरह वहम मत पालो। अच्छा बाहर आओ, माँ बुला रही है। वो लोग घंटे तक आ जाएंगे। और यहाँ अभी माला ने खिड़की से बाहर जाएगा। लान में स्लिम पाइप पकड़े पानी लगाया था। यहाँ भी पौधों को पानी नहीं लगा। अरे सब हो जाएगा, माही है ना। माही आंसू साफ करती नई तवानाई के साथ उठ खड़ी। उसका मूड बेहतर हो गया था। देखते हैं आज तुम्हारी सास कितनी सलामी देती है। तुम इस सलामी से फ़ौरन ट्रीट दोगी। डील।
ماہی نے مٹھی بند کر کے چھوٹی انگلی باہر نکالی۔ ڈیل وہ ہنس پڑی اور اس کی انگلی سے اپنی انگلی جوڑ لی۔